बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, हम सब का ख्याल था कि मौसम अब तब्दील हो गया है और गर्मियां आने वाली हैं, लेकिन हाल ही में जो बारिशें हुई हैं, जो एक बारिशों का स्पेल था, उससे मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है और इसने हम सब को कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी लोग काम पर जाते हैं तो एक ट्रेंड है कि वेदर फोरकास्ट को चेक किया जाता है कि आज मौसम कैसा होने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। और जब सुबह उठकर लोग धूप देखते हैं तो बहुत सारे लोग जैकेट्स और स्वेटर्स घर में ही छोड़ जाते हैं ये सोचकर कि आज तो गर्मी होने वाली है, लेकिन जैसे ही धूप ढलती है और शाम का वक्त आता है तो हवा में खुनकी और सर्दी जो है वो बढ़ जाती है और ऐसे में बहुत सारे लोग आजकल बीमार पड़ रहे हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि कैसे आजकल हम अपने आप को बचा सकते हैं सर्दी लगने से और बीमार होने से। साथ साथ हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और दिल की बीमारियों पर डिस्कशन करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एक नामवर कार्डियोलॉजिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब, जो कि AFIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि ये एक ट्रेंड है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि वेदर फोरकास्ट को चेक किया जाता है घर से निकलने से पहले, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठंडा गर्म हो गया, हम बीमार हो गए, गाड़ी में बैठे हीटिंग लगाई, बाहर सर्दी थी। तो क्या मेडिकल साइंस में भी ठंडे गर्म का कोई कॉन्सेप्ट है? जी जी डेफिनेटली आई थिंक आप जब एक ठंडे टेम्परेचर से गर्म में जाएं या गर्म से ठंडे में जाएं तो बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होता है। और ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब भी आप घर से निकले भी तो हर एक के पास मोबाइल है और वेदर फोरकास्ट आ जाती है, वेदर भी पता चल जाता है कि आज क्या धूप निकली होगी, बादल होंगे, बारिश का इम्कान है, टेम्परेचर आज क्या होगा। तो उसी हिसाब से आप अपना बंदोबस्त करके चलते हैं। बारिश होगी तो आप बारिश के हिसाब से आपके पास छतरी का बंदोबस्त हो, अगर आप मोटर बाइक पे हैं तो आपका रेन कोट या वो पानी कवर करने के लिए, क्योंकि नैनी के हिसाब ने सफ़र करना है, काम पे तो जाना ही जाना है और बारिश में आपने बाइक भी चलानी है, तो वो अपना बंदोबस्त करके ताकि बारिश आपके काम को रोके ना। जो भी मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, आपका काम उसी तरह ही चलता रहे। बाहर आप यूरोप में चले जाए, बर्फ़ पड़ रही होती है, मौसम इतना ठंडा होता है, सड़कें बंद होती है, लोग काम पे जा रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं। यहाँ पे भी उसी हिसाब से होना चाहिए और अपने उसी हिसाब से कपड़ों का भी बंदोबस्त हो और बारिश का भी बंदोबस्त हो और मौसम का भी बंदोबस्त हो। अपने आप को मुनासिब तरीके से ढांपें, कवर करें ताकि आपको ठंड न लगे। आपने ये सही बात की कि आजकल पिछले चंद दिनों में ये एहसास हो रहा था कि शायद मौसम बदल गया और गर्मी आने वाली है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अचानक जो है वो बारिश हुई और उसके साथ साथ पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी, नाज़न एरियाज़ में बर्फ़ पड़ी और उसकी वजह से ठंडक फिर दोबारा आ गई। और स्पेशली कल मैं लाहौर में था, तो लाहौर में मुख्तलिफ टेम्परेचर था, वहाँ पे तकरीबन गर्मी थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे आपके लिए कोट पहनना भी जो है मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आके जो आप इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो उस टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े पहने और अपना बंदोबस्त करके रखें। तो आप इस तरह के जो नज़ला, ज़ुकाम या मौसम की तब्दीली की वजह से जिस्म पे जो असरात होते हैं कि जिस्म दर्द करना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठंड आप थकावट महसूस होती है, इन चीज़ों से बच सकते हो। और इस मौसम का आपकी सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, अचानक मौसम में तब्दीली से उनके दिल के ऊपर बोझ पड़ जाता है, जाना शुरू हो जाता है या दिल फेल होना शुरू हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फिर कई दफ़ा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नमोनिया ये वाला हो जाता है। बड़ी थोड़ा सा जो स्लाइटेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है उससे भी आपके सेहत पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सर, जिस तरह कि आपने बात की कि आजकल तो मोबाइल पे भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपको टेम्परेचर बता देती हैं, फिर वेदर थर्मामीटर्स होते हैं वो भी आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इतने महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते आ जाते हैं। तो अगर आपको एक जनरल सा आइडिया हो जाए कि क्या टेम्परेचर होने वाला है तो आप उस लिहाज से ड्रेसअप कर सकते हैं। और ये इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप एक पतली सी जैकेट अपने साथ कैरी कर लें। जिस तरह कि आपने कहा कि एक विंड ब्रेकर हो सकता है, आप अपने साथ कैरी कर लें, तो उस वजह से आप
बीमारी से बच सकते हैं। और स्पेशली बच्चे आजकल वो प्रॉपर ड्रेसअप होकर बाहर नहीं निकलते, खेलने उन्होंने जाना है तो वो कहते हैं कि हमने जैकेट नहीं पहनी, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे स्पेशली आजकल इमरजेंसी में आ रहे हैं बीमार होकर। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि सुबह जब हम उठते हैं तो जो वाटर पाइप्स होती हैं उनमें पानी बहुत ठंडा होता है, फिर ये भी होता है कि आप अगर उनको खोलें भी तो गर्म पानी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे में जो वालिदैन होते हैं वो सुबह जब फजर के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं तो बस वो इसी तरह वज़ू कर लेते हैं ठंडे पानी से ही। एक तो वो वेट नहीं करते, दूसरा अगर करें भी तो बहुत सारे आजकल लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है वो कंप्लेन करते हैं कि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो अपने गीज़र्स ऑफ़ कर देते हैं रात को। तो क्या सर ऐसे में तयम्मुम किया जा सकता है? क्या आप रिकमेंड करेंगे? क्या देखिए कहेंगे इस ये तो हवाले बड़ा से? मजहबी सवाल किस्म का कर दिया सवाल मैंने है और आपसे। उसमें से मैं जो है जी। उसका सही तरीके से जवाब नहीं, लेकिन मैं डॉक्टरी हिसाब से जवाब जी, दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो उसमें ये होता है कि वो देखें मज़हब हमारा अल्लाह ताला ने हमारे लिए और हजूर पाक ने जो शीर ने बताया कि आसानी वाला मज़हब है, इसमें अपने आप को मुश्किल में ना डालें, इसमें अपने आप को ऐसी हालत में ना डालें जिसमें आप बीमार हो जाएं या आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा वो ज़रूरी है, अमानत है वो, बजाय ये कि आप नमाज़ पढ़ के ज़िंदगी आपकी ज़ाया हो जाए, यानी कि आपको मौत वाक़या हो जाए या बीमार हो जाए। तो आप वो तयम्मुम जो है इसी हिसाब से उसकी इजाज़त दी गई है कि जहाँ पे अगर आपको या तो पानी मैसर ना हो या सहूलत मैसर ना हो, या जैसे आपने कहा कि एक बंदा बीमार है उसको सुबह सवेरे यख ठंडा पानी है उसमें से वो वज़ू करेगा तो उसे सीने में दर्द शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या हार्ट फेल हो जाएगा या नमूनिया हो जाएगा, तो वो ना करे, ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। मज़हब बहुत आसान बताया गया, आसान तरीके से प्रैक्टिस करें, आसान तरीके से नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज अपने टाइम पे पढ़ें ज़रूर। सही। और जैसे भी है तयम्मुम करें, जैसे चलते हुए गाड़ी में है तो वहाँ भी आप नमाज ज़रूर पढ़ें, लेकिन अपने आप को ख़तरे में डाल के, अपनी सेहत को ख़तरे में डाल के ये ना करें। ये बेसिकली तो आई थिंक जो उलमा हज़रात हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उस पर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बीइंग अ डॉक्टर एक प्रैक्टिकल जो है, जो मैंने सऊदी अरब में और बाकी जगह पे जहाँ पे मैं 3 साल गवर्नमेंट की तरफ से डेपुटेशन पे गया था, वहाँ पे जो मज़हब को वो प्रैक्टिस करते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ ऐसे भी होता है कि जो फ़ौजी होते थे उनका जो नमाज होती थी कि ड्यूटी पे है, नमाज उन्होंने पढ़नी है तो जूतों समेत नमाज पढ़नी कि वो आप पीछे खड़े हो जाएं, नमाज फ़र्ज पढ़ के फिर फ़ौरन वापस आप आ जाए। तो नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है, सही है। आपने नमाज हर सूरत में पढ़नी है, लेकिन अपने आप को तकलीफ में डाल के ना तयम्मुम करें। सुबह ठंडा पानी है तो उससे वज़ू ना करें। आजकल तो इंस्टेंट गीज़र आ गए हैं कि आप जो ही ऑन करेंगे तो गीज़र ऑन हो जाता है, तो गर्म पानी शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ठंडा पानी और आपका बीमार होने का अंदेशा है वहाँ पे आप कोशिश करें कि तयम्मुम करके आप कर लें। बिल्कुल सर, और मैं एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे पूछ रही थी, एंड आई एम ग्लैड कि आपने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया है, ऑल्दो कि ये एक मुश्किल सवाल था। सर ये भी मैंने देखा है कि होता है कि अक्सर आप वज़ू करके निकले और बहुत सारे लोग आकर हीटर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनकी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में। तो उसका क्या तरीका है सर कि आपने हीटर के सामने फ़ौरन से आके खड़े होना है या नहीं, अपने आप को ड्राई कर लें पहले और इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये भी तो फिर ठंडा गर्म करने वाली बात है अपने नहीं, आप को। कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, हर वो चीज़ जो आपकी सर्दी रोकती है, ठीक है, आपको गर्म करती है और आपका जिस्म गर्म हो के आरामदेह हो जाता है आपके लिए, ठीक, वो ज़्यादा बेहतर है। सही। जैसे भी है आप खुश्क करना तो बहुत ज़रूरी है। आप वज़ू करें तो कोशिश करें कि उधर ही खुश्क, क्योंकि जितना गीला होगा उतनी आपको सर्दी लगेगी। ड्राई करके आप आके बेशक हीटर के सामने खड़े हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते। अपने आप को गर्म रखें। देखिए जो टेम्परेचर है, सर्दी है, वो आपको बड़ी गड़बड़ करती है, आपको हार्ट अटैक देती है, आपको अंजाना बढ़ा देती है, हार्ट फेलियर होता है, आपको नमूनिया हो जाता है और बुखार हो जाता है, और कई दफ़ा इतनी थकावट कर देता है कि आपको खामखा ठंडक की वजह से ही बुखार हो जाता है और आपको पैराडॉल वगैरह लेनी पड़ती है। ऐसी सूरत में बेहतर होता है कि आप गर्म पानी पी लें, कहवा पी लें, चाय पी लें, या पानी को नीम गर्म करके पी लें, तो आपकी वो सेहत के लिए और सर्दी के लिए वो ठीक होता है। सर सोशल मीडिया पर एक सवाल आया था कि एक हार्ट के पेशेंट थे जो कि अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि उनको मोर और लेस ब्लड प्रेशर का ज़्यादा मसला था, हार्ट का उनका इशू रिज़ॉल्व हो गया था। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहिबा क्या मैं अब दवाइयाँ बंद कर दूं, क्योंकि मैं इतने सालों से दवाइयाँ खा रहा हूँ तो इनके तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे कि दवाई इस वजह से छोड़ देना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या ये ठीक है या गलत? देखिए हम जब बीइंग अ डॉक्टर, मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जब किसी
किसी मरीज़ को दवाई लिखता हूँ तो मैं उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि वो दवाई लिख रहा हूँ जो मरीज़ के लिए सेफ़ है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पिछले 40-50 साल से टेस्टेड होती है और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उनको ना लेना नुकसानदेह है, लेना उनका आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपकी सेहत के लिए बहुत ठीक है। इसलिए हमें पता होता है कि जब लंबे अरसे के लिए किसी मरीज़ को दवाई लिख के देते हैं, हमें पता होता है कि इसका गुर्दे पे कोई लंबा असर जो है बुरे इफ़ेक्ट नहीं है, इसका इस पे जिगर पे बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आंतों पे या मैदे पे बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, दिमाग पे बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और ये सेफ़ दवाइयाँ होती हैं जो आप लंबे अरसे के लिए, जो आपने सारी उम्र तकरीबन लेनी होती है। ठीक है। क्योंकि देखिए, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ये तो सारी उम्र की बीमारी है। जब तक आप में सांस है, ज़िंदगी है, ये बीमारी रहेगी और इस बीमारी को आपने कंट्रोल करके रखना है। तो वो दवाई आपने सारी उम्र लेनी है। और ये वो दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स, जब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो रोक देते हैं, जी नहीं ये ख़ास अरसे के लिए लेनी है, ख़ास अरसे के बाद ये बंद कर देनी है, इतने लंबे अरसे के लिए दवाई नहीं लेनी। वो दवाई डॉक्टर जो है वो स्पेशली लिख के देता है नुस्खे पे कि ये जो है शॉर्ट अरसे के लिए दवाई है। वो इसीलिए कहते हैं कि अपने डॉक्टर को 2-3 महीने के बाद दवाई खाते हुए ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि देखिए, हमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं कि किसी मरीज़ को वो दवाई ना भाए और उसे अच्छी ना लगे या उसका जिस्म उसे कबूल ना करे, और वो फिर वो खाने से ही उसे पता चलेगा। वो हमारे पास फिर जल्दी आ जाए, डॉक्टर के पास जल्दी चला जाए कि ये दवाई मुझे सूट नहीं कर रही है, और हर वो दवाई जो आपको तंग करे और सूट ना करे उसे बंद करके डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाए, ताकि उसका नेम और बदल लिख दे, दूसरी कोई दवाई दे दे, ताकि आप बगैर दवाई के ना रहे। दवाई बंद करके घर बैठना चाहिए। ऐसे ही होता है कि लोग दवाई करके घर बैठ जाते हैं और फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक के साथ आते हैं आप, या फिर किसी ना किसी और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आते हैं, और जो उनके लिए जो ख़तरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल सर, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट से आपकी जान को ख़तरा नहीं है, लेकिन जो आपकी बीमारी है वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो दवाई कभी भी इस वजह से ना रोकें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और सर, इसी तरह ब्लड प्रेशर की एक दवाई है जिससे पाँव जो हैं वो फूल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको भी खुद ही से स्टॉप कर देते हैं। तो क्या ये दवाई भी डॉक्टर के मशवरे से चेंज की जा सकती है, या फिर कुछ अर्सा आप लें तो ये जो सोजन है पाँव की, ये ख़त्म हो जाती है खुद ही? देखें, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें से पाँव पे सोजन है, मेलोडिपिन स्पेशली है, कैल्शियम एंटागनिस्ट हैं, वो ज़्यादातर उसमें कई दफ़ा पाँव पे सोजन आ जाती है, लेकिन वो सोजन दवाई की वजह से वो नुकसानदेह नहीं है। हाँ, कई दफ़ा अगर इतनी ज़्यादा सोजन हो जाए कि आपके जूते तंग हो जाएं या आपको खुद अनकंफर्टेबल फील करें कि ये पाँव सूजते हैं, जो मुझे दर्द शुरू हो जाती है, तो फिर दवाई बदली जा सकती है, उसकी जगह दूसरी दवाई दी जा सकती है, लेकिन दवाई बंद नहीं करनी, डॉक्टर के मशवरे पे बंद करके नई दवाई लेनी है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि उस दवाई के साथ एक और दवाई, पेशाब आवर की गोली दे देते हैं ताकि ये सूजन वगैरह निकल जाए, तो उस 3-4 दिन के बाद दवाई लेने के बाद वो सूजन ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो दवाई ऐसी है जो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल करती है, और वो हार्ट के लिए भी अच्छी है और ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो हम जहाँ पे देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा सूजन हो गया तो वहाँ पे हम चेंज करते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत सूजन होता है मरीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये दवाई करती है और ये सूजन आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो नॉर्मली मरीज़ को ये डर होता है कि ये सोजन कहीं मेरे गुर्दे तो नहीं फेल हो गए, कहीं मेरा जिगर तो नहीं फेल हो गया, मेरा हार्ट तो नहीं फेल हो गया, क्योंकि यही ज़्यादातर वजह होती है जिससे पाँव सूज जाते हैं। तो वो उन्हें, कुछ लोगों को वज़न के साथ या ज़्यादा खड़ा रहने से भी पाँव सूज जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दवाई हो। तो ये डॉक्टर को जब आप मिलेंगे, वो देखेगा, मुआयना करेगा, फिर उसी हिसाब से आपको बताएंगे कि जी कि ये दवाई की वजह से या किसी और वजह से। बिल्कुल, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप अपने डॉक्टर को दिखा लें और मशवरा ले लें और ख़ुद से दवाई जो है उसको चेंज ना करें और ना ही छोड़ें। सर, कमिंग टू साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशंस, हमने हमेशा से पेशेंट्स को रिकमेंड किया है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई जाए। तो कोरोना के वैक्सीन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आए, जिस तरह कि एस्ट्राजेनेका जो थी उसने कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट्स बनाए और बाद में वो जो वैक्सीन थी उसको रोक दिया गया। लेकिन सर, जो लोग लगवा चुके हैं तो क्या उनको कोई टेस्ट करवा लेने चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड, के पता चल जाए कि कोई क्लॉट्स वगैरह तो नहीं बने? नहीं, क्लॉट्स बनने होते हैं तो उसी वक्त बनते हैं और उसके अलामात होती हैं, मरीज़ डॉक्टर के
पास आता है, किसी प्रॉब्लम के साथ आता है, अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। वो देखो हर एक को तो नहीं होता क्लॉट बनते, वो चंद एक परसेंटेज है, बड़े चंद 5% है जिनको ये क्लॉट्स वगैरह बने थे, और 5% के साथ ही वो फिर वैक्सीन लगानी बंद कर दी थी कि ना वो लगाएं। स्पेशली जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या डीवीटी है, पल्मरी एम्बोलिज्म है, या जिनमें क्लॉट्स पहले ही ज़्यादा बनते हैं, उनको अगर ये वैक्सीन लगे तो उनमें चांसेस है कि क्लॉट्स बनेंगे। तो वो जिनको हुआ हुआ, जो उनको नहीं हुआ वो नहीं है कि बाद में उन्हें कोई क्लॉट्स वगैरह बनेंगे। ये शुरू शुरू में ही हुआ, और उसके इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, मरीजों की थोड़ी तादाद थी, लेकिन फिर भी एहतियातन वो वाली वैक्सीन जो है वो बंद कर दी गई है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें टेंडेंसी है क्लॉट्स बनने की। सर, मैंने यह सवाल आपसे इस वजह से पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि लगवा चुके हैं वो अभी भी परेशान रहते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए, हमें कोई दिल का मसला ना शुरू हो जाए, तो इस वजह से ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सर, हमने ये भी कहा कि फ़्लू वैक्सीन भी लगवाना ज़रूरी है और लगवानी चाहिए, लेकिन कुछ अर्सा हमने देखा कि फ़्लू वैक्सीन शॉर्ट थी, अब मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या अभी भी लगवा लेनी चाहिए जिन लोगों ने नहीं लगवाई भी है, या इट्स टू लेट ना? देखिए, ये नॉर्मली आपको मौसम जो सरमा है और सर्दियों के लिए ये लगाई जाती है, और इसका टाइम जो है वो ज़्यादातर अक्टूबर में है, 10वें महीने में, 9वें या 10वें महीने में लगा लेना चाहिए ताकि ठंडक शुरू होने से पहले पहले, और फ्लू वाला जो सीज़न है जहाँ पे ज़्यादा फैलता है उससे पहले पहले लग जाए। उसमें से देखें, ये वैक्सीन लगानी जो है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको बार बार फ्लू होता है सर्दियों में, जिनको ऑलरेडी अस्थमा की या फेफड़ों की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, और उनमें ये होता है कि अगर फ्लू भी साथ हो गया तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी। तो अगर ना भी लगे तो कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है। देखिए, जो फ्लू की वैक्सीन है वो चंद एक स्ट्रेन के लिए जो है वो इफेक्टिव है, बाकी जो फ्लू के बाकी स्ट्रेन हैं उनके लिए तो वो असर नहीं करती। तो एक अच्छा है कि साइकोलॉजिकली भी अच्छा हो जाता है कि आपने फ्लू वैक्सीन लगा ली है तो आपका नहीं हो सकता है वही स्ट्रेन से आप बच जाए और आपको फ्लू ना हो। तो इसलिए देखें, इस सीज़न में भी ये काफ़ी शॉर्टेज रही, जब डिमांड बढ़ जाती है तो शॉर्टेज हो जाती है, और इस सीज़न में तो फ्लू बहुत, ये वैक्सीन बड़ी कम मिली और बड़ी थोड़े अरसे के लिए आई है। तो इसका बेस्ट टाइम होता है कि इसको अक्टूबर में लगवा लेना चाहिए, और होपफुली आई थिंक कि नेक्स्ट ईयर जो है वो होपफुली कि ये वैक्सीन जो है वो वाफर मकदार में मौजूद होगी, और जो लगवाना चाहें, और स्पेशली मैंने कहा कि चंद वो लोग जिनको ज़्यादा दिल की बीमारी है, जो ज़्यादा बीमार हैं, जिनको जो है ज़्यादा दमे का शिकायत होती है, फेफड़ों की शिकायत होती है, निमोनिया की शिकायत होती है, उन्हें तो हर सूरत में हर सीज़न में लगवानी चाहिए। सर, एक और सवाल भी सोशल मीडिया पर आया था कि जो एंजियोग्राफी में डाई इस्तेमाल होती है तो क्या इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और उसके बाद क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो? देखिए, उसका साइड इफ़ेक्ट एक तो यह कि आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। कुछ लोगों को जो एलर्जी होती है तो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसमें से प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कई दफ़ा एलर्जी हो जाती है, और वो अर्टिकेरिया वगैरह या बाकी जो सांस की चीज़ें वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा इसका जो नुकसान होता है वो गुर्दों पे नुकसान है, गुर्दों की इंजरी होती है। कई दफ़ा कुछ लोगों में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो उनमें हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, प्रोसीजर से पहले ज़्यादा, प्रोसीजर के बाद ज़्यादा, और डाई हम उनमें कम इस्तेमाल करते हैं या एंटी एलर्जी साथ दे देते हैं ताकि इसका डाई का जो एलर्जिक रिएक्शन ना हो। उसमें हम बड़े केयरफुल होते हैं। जब मरीज़ किसी की एंजियोग्राफी करते हैं तो हम पूछ लेते हैं मरीज़ से कि आपको इस डाई से कभी एलर्जी तो नहीं हुई, पहले कभी ये डाई आप में इस्तेमाल हुई है? इसी तरह कुछ गुर्दों के टेस्ट है उसमें ये इस्तेमाल होती है, कुछ सीटी स्कैन है उसमें इस्तेमाल होती है, कि पहले अगर आपने ये दवाई आपको लगी और उससे कोई एलर्जी तो नहीं, अगर एलर्जी हुई हो तो इसमें कुछ एलर्जी फ्री एक डाई होती है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि एलर्जी हो ही ना, और जिसमें फिर भी कुछ चांसेस हों तो एलर्जी का पहले बंदोबस्त कर लिया जाता है, उसके स्पेशल इंजेक्शन है वो लगा दिए जाते हैं ताकि उन्हें इसका नुकसान ना हो। और अगर गुर्दों पे असर का सिलसिला हो तो हम यूरिया क्रिएटिनिन पहले भी और बाद में भी टेस्ट करते हैं, और उसमें से हाइड्रेशन ज़्यादा यानी पानी वो ज़्यादा पिए तो डाई जिस्म से निकल जाती है तो उसका नुकसान नहीं ज़्यादा। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है पेशेंट की हिस्ट्री लेकर भी, और फिर पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाता है ताकि ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ना हो। सर, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एंजियोग्राफी से इस वजह से घबराते हैं, वो कहते हैं कि जी वहीं पर कहीं हमारी एंजियोप्लास्टी ना कर दी जाए, तो इस डर से वो नहीं करवा रहे होते ये वाला जो टेस्ट है। तो क्या पेशेंट से पूछा जाता है पहले कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी, या खुद ही कर दी जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मरीज़ जब आता है ना तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि जी कि आप में बीमारी इतनी ज़्यादा है
कि हमें लगता है कि आपकी नालियाँ बंद होंगी। और जो एंजियोग्राफी है ये एक अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो आपके 100% बताता है कि बीमारी कितनी है, कितनी नालियाँ बंद हैं, कितने फ़ीसद बंद हैं, क्या इतनी बंद हैं कि स्टंट की या बाईपास की ज़रूरत है, या कम बंद है तो दवाइयों के साथ काम चल सकता है। तो एंजियोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और ये, हाँ, और दूसरा, मरीज़ को पूछे बगैर तो स्टंट नहीं डाला जाता। अच्छा होता है कि उसी एंजियोग्राफी के दौरान स्टेंट डाल जाए। रीज़न भी कि एक ही दफ़ा सारा सामान अंदर, कैथेटर भी गया हुआ है, वायर भी गई हुई हैं, तो उसी में हले नेक्स्ट 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा तो वो स्टेंट डल जाएगा। अगर अगली दफ़ा वो नेक्स्ट स्टेज में डलवाना चाहता है तो फिर उस पूरे प्रोसेस में से दोबारा गुजरना पड़ेगा। हाँ, और उसमें से फिर वही उसी हिसाब से प्रिक होगा, फिर वो शीश डलेगी, फिर कैथेटर जाएगा, वायर जाएगी। तो अगर उसी वक्त अगले 15-20 मिनट में इलाज हो जाए तो मरीज़ का फ़ायदा उसमें, डॉक्टर को तो कोई नहीं, खर्चा भी आपका दूसरे प्रोसीजर का बढ़ जाता है। तो उससे ये होता है कि अगर तो मरीज़ ज़हनी तौर पे तैयार है और डॉक्टर ने तैयार किया है कि अगर कोई ब्लॉकेज हुई और इस काबुल हुई कि उसमें स्टेंट की ज़रूरत है तो स्टेंट डाल देंगे। और आपसे पूछेंगे जी इतनी बीमारी आई है, इतने स्टेंट, ये 1 या 2 की ज़रूरत है, तो अगर आप इजाज़त देंगे तो हम डालेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं डलवाना चाहता तो छोड़ देंगे। तो मामूली ज़बरदस्ती तो किसी मरीज़ के साथ नहीं किया जाता, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसकी कंसेंट ली जाती है, विलिंगनेस ली जाती है, फिर ये प्रोसीजर किया जाता है। तो आप इवन मरीज़ ने आपको इजाज़त भी दी हुई है तब भी आपने इन्फॉर्म करना होता है कि देखिए जी मैंने एंजियोग्राफी कर ली, आपकी 2 नालियाँ बंद है, इतनी टाइट बंद है कि मैं स्टेंट की ज़रूरत है, 2 स्टेंट की ज़रूरत होती है। और फिर ना सिर्फ मरीज़ के साथ बात होती है, वो क्योंकि अंदर टेबल पे होता है, फिर उसके अटेंडेंट्स बाहर, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसकी अगर कोई मैरिड है, उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, या उनके पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं, जो नज़दीक वाले रिलेटिव्स हैं जो साथ आए होते हैं और जो जिम्मेदारी लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं जी ये बीमारी निकली है, इस स्टेंट की ज़रूरत है, मरीज़ ने ओके कर दिया, आप ओके करते हैं कि नहीं करते। तो फिर वो जाके हम स्टेंट डालते हैं, बगैर इजाज़त के मरीज़ के या विलिंगनेस के स्टेंट नहीं डाले जाते। यानी कि डॉक्टर कोई भी प्रोसीजर भी ज़बरदस्ती नहीं करता है और स्टेंट भी जो है वो पूछकर डाले जाते हैं, और ना सिर्फ मरीज़ से बल्कि उनके रिश्तेदारों से भी जो कि साथ आए हुए होते हैं। सर, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जो होता है उसकी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती, लेकिन यूजुअली देखा गया है कि दवाइयों के पैसे मरीज़ को देने पड़ते हैं। तो अगर स्टेंट वगैरह डलवाने हों तो क्या इसकी भी कॉस्ट सरकारी अस्पतालों में पड़ती है, और वो क्या मरीज़ पर आती है या अस्पताल पर? देखिए उसमें अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है ना, उसमें मरीज़ की कैटेगरीज होती है। ठीक है। कि एक वो कैटेगरी है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके लिए सरकार ने बजट दिया होता है, उनको फ्री स्टेंट डाल जाते हैं। और एक होते हैं कि जो पूरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ पार्शली वो पे कर सकते हैं, तो वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ मरीज़ ने खुद उसके लिए पे करना होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि अफोर्डिंग होते हैं, जो कि उसमें पैसे पे कर सकते हैं, वो पूरे का पूरा पे कर सकते हैं, तो उनका जो चार्जेस हैं, जो गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं, उस हॉस्पिटल के जो रेट्स हैं, उस हिसाब से उन्हें चार्ज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है। अब देखें, हेल्थ कार्ड वाला एक इशू था और उस हेल्थ कार्ड में बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी, लेकिन ये फैसिलिटी थी वो लोग जो कि जिनमें कुव्वत नहीं है उसमें पे करने की, उनके लिए कार्ड बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन इस कार्ड का इतना मिसयूज़ हुआ कि वो लोग जिनके पास पैसे थे, लोड लैंड क्रूज़र में आते थे, मर्सिडीज़ में आते थे, और हेल्थ कार्ड जो है वो कहते थे इस पे आप इस्तेमाल करें। जो गरीब आदमी वो लाइन में लग गया, जिसका वो हक बनता था, वो हक उसका रह गया और उसे वो चीज़ नहीं मिली और फंड्स आपके पास ख़त्म हो गए। देखिए, दुनिया को कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आपको फ्री स्टेंट डाले जाए, जिनके पास पैसा, इकॉनमी इतनी अच्छी है, उनकी स्ट्रॉन्ग है कि वो पे कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री पे नहीं करते। हर जगह पे आपको या तो इंश्योरेंस वाले पे करते हैं या लोग बाकी जो पे कर रहे होते हैं। ये जो है, जो नॉन अफोर्डिंग थे, जो मुस्तहिक थे, उनके लिए हेल्थ कार्ड होना चाहिए, उनका ज़रूर हेल्थ कार्ड होना चाहिए, उनका फ्री इलाज होना चाहिए, उनके फ्री स्टैंड डलने चाहिए। जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ना वो कहीं से बंदोबस्त कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए, गवर्नमेंट अस्पताल उन लोगों के लिए, वहाँ पे जो है उनको वो फ्री स्टैंड जो ज़रूर डलने चाहिए। और अगर हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी है तो इवन प्राइवेट अस्पतालों में भी जहाँ पे वहाँ पे फैसिलिटी है, वहाँ से उन्हें हेल्थ कार्ड पे उनका इलाज भी हो सकता है और स्टेंट भी डाले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बतौर कौम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, और आपने बिल्कुल सही बात की। मैंने ख़ुद भी देखा कि बहुत मिसयूज़ भी हुआ है इसका, और जो कि डिज़र्विंग पेशेंट्स थे वो रह गए। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें ख़ुद देखना चाहिए कि क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर हमारी क़ुव्वत हो तो फिर हमें उसके लिए पे करना चाहिए, चाहे अगर वो फ्री भी इलाज अवेलेबल है उसकी सहूलत। सर, वाल्व लीकेज
क्यों शुरू हो जाती है और उसकी क्या अलामात होती हैं? देखिए, वाल्व लीकेज कुछ होती है जो पैदाइशी तौर पे होती है, और कुछ होते हैं जो रिमेटिक फीवर की वजह से होती है। यानी बचपन में 5 से 15 साल की उम्र में स्कूल की एज में आपको बुखार हुआ, जोड़ सूजे, उनका वैल्व के ऊपर असर हुआ तो कुछ वैल्व बंद हो जाते हैं, कुछ लीक होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ जो लेट वैल्व लीक होते हैं वो कई दफ़ा हार्ट अटैक हो तो उससे वैल्व की जो मसल्स वीक हो जाते हैं तो लीक होने शुरू हो जाते हैं। अब वो लीकेज पे कई दफ़ा होता है कि मामूली सी लीकेज होती है, जिसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल है, कोई आपको फिक्र करने वाली बात नहीं। कई दफ़ा होता है कि को में लिखा होता है जी माइल्ड MR माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइल्ड AR एओर्टिक रिगर्जिटेशन, या ट्राइकस्पर रिगर्जिटेशन। ये माइल्ड होती है, जो फंक्शनल होती है, इसका कोई जो है नुकसान नहीं होता, एक किस्म का नॉर्मल होता है। तो वो कई दफ़ा मरीज़ वो एको की रिपोर्ट लेके परेशान हो जाता है, मेरा तो वैल्व लीक कर रहा है, हालांकि वो नॉर्मल रिपोर्ट है। और वो डॉक्टर जिसने रिपोर्ट लिखी है या वो डॉक्टर जिसने रिपोर्ट देखी है और अपनी ओपिनियन दी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि मरीज़ को एक्सप्लेन करे जी कि ये इसमें लिखा हुआ तो है लेकिन ये सिर्फ अंग्रेज़ी है। ठीक है। आप अदरवाइज आपकी रिपोर्ट ठीक है और आपको ठीक है। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक दफ़ा जब उसे कोई बता देना ये आपका वैल्व लीक कर रहा है तो परेशान हो गए कि कहीं मुझे ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा, कहीं मेरा कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं है, मैं लेट तो नहीं हो रहा, हालांकि वो नॉर्मल होता है। तो बिल्कुल, ये वाली पेशेंट जो काफ़ी चीज़ है वो परेशान डिपेंड हो करता है जाता जी है। कितनी लीकेज है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब स्वेयर फॉर्म में सर इस होता पर है। मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिएगा। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि दिल की बीमारियां ये कहते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको होती है, जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनको भी तो दिल का मसला होता है। दूसरा ये है कि अगर किसी को दिल का मसला है तो वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि जी आपको किसी भाई को, माँ को, भाई को किसी खानदानी मसला है। अगर किसी को जो सबसे पहले लगी है दिल का मसला है तो उनको कहाँ से लगती है, वो कहाँ से खानदान से आती है? ये जरा डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हाँ, इनके जी। दोनों सवाल ही बहुत अच्छे हैं जी। कि जो सिगरेट पीते हैं उनको भी होता है, जो नहीं सिगरेट पीते हैं उनको भी होता है। और ये मोस्टली स्मोकर्स ये क्वेश्चन करते हाँ, हैं, वो कहते हैं कि स्मोकर्स ये फिर हम क्यों क्वेश्चन छोड़ें? देखिए, कुछ जो है ना आपकी बीमारी आपकी वो जीन्स में होती है, विरासत में आती है, और आपके अगर वालदैन में है तो वही आपको मुंतकिल हो जाएगा कि आपको भी दिल की बीमारी होगी। अब होता ही है कि अगर आपने एहतियात की और आपके जीन खामोश रहे तो हो सकता है आपको बीमारी हो ही ना, यानी आपने ना वज़न बढ़ने दिया है, ना आपने सिगरेट पिए जिससे बीमारी शुरू हो सकती है, ना आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप 6 से 8 घंटे नींद पूरी करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप में है तो हो सकता है आपको बीमारी हो ही ना। अगर होनी भी है तो 15-20 साल लेट आ जाए। इसलिए ख़ानदान की जो बीमारी होती है ना, तो जब आपको पता चल जाए कि आपके ख़ानदान में बीमारी थी, जिसमें से सबसे पहले वालदैन बहन भाई आ गए, फिर ददियाल ननियाल में आ गया कि उस फर्स्ट कज़न में से किसी को बीमारी तो नहीं है, चांसेस है कि आपको बीमारी हो। जब आपको पता चल जाए कि आपके ख़ानदान में बीमारी है तो आप उस दिन से एहतियात शुरू कर दें। तो हो सकता है कि आपको ये बीमारी आए ही ना, और अगर आए भी तो 10-15 साल लेट आए, तो वो अच्छी बात है कि आप एहतियात बड़ी ज़रूरी है। जहाँ ना पता हो कि जी बीमारी थी, हर एक को पता अपने ख़ानदान में कि मेरे चचा को, मेरे मामू को, मेरी खाला को, मेरी फूफी को ये बीमारी थी कि नहीं, मेरी नाना नानी दादा दादी को थी, मेरे वालदैन में से किसी को थी। जिसको 40-50 साल की उम्र में बीमारी आती है वो ख़ानदानी बीमारी। इसका मतलब है आपको भी 40 साल 50 साल की उम्र में, या हो सकता है आपको 35 साल में वो बीमारी आ जाए, अगर आपने एहतियात ना किया, आपने वज़न को कंट्रोल ना किया, एक्सरसाइज ना की, खुराक में बेहतियाती की, सिगरेट पीने शुरू कर दिए, ये सारी चीज़ें बीमारी को बढ़ाती हैं और शुरू करती हैं बीमारी। सर यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मंजूर अहमद बात कर रहा हूँ कमालिया से। जी मंजूर साहब, सवाल पूछिएगा। जी मैम, मेरा मैदा 2 साल से खराब है। मैंने दिल की ECG भी करवाई है, शुगर के भी टेस्ट करवाए हैं और हेपाटाइटिस B-C भी करवाया है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हाथ पांव सो जाते हैं मेरे, अच्छा। और कमजोरी भी बहुत हो जाती है, ठीक है। और मैदे में भी हीट और जलन होती है। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी? जी 27। अच्छा, और ब्लड के बेसलाइन टेस्ट हुए हैं जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, वो ठीक आया था जो आप कह रहे हैं कि थकन होती है? जी मैम, तमाम टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ठीक है। और ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है?
किसी को शुगर है? नहीं मैम, नहीं मैम, किसी को भी नहीं है। अच्छा ठीक है। तंबाकू नोशी वगैरह तो नहीं करते? वॉक वगैरह करते हैं आप? जी मैम, थोड़ी सी वॉक करता हूँ, लेकिन वो कमजोरी बहुत है ना, ज्यादा नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है। वजन तो नहीं कम हो रहा आपका? नहीं, वजन तकरीबन पूरा है तकरीबन। अच्छा ठीक है। भूख सही लगती है आपको? जी मैम, भूख सही लगती है। अच्छा ठीक है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल फिट है। अच्छा ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, ज़हनी तो परेशानी नहीं है मैम, लेकिन दिल की धड़कन जो है ना वो तेज हो जाती अच्छा, है। चाय वगैरह तो ज्यादा नहीं पीते? नहीं मैम, चाय नहीं। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आई थिंक इन्होंने सारा कुछ खुद ही बता दिया कि हर चीज़ ही ठीक है, टेस्ट किए वो भी नॉर्मल है। थोड़ा सा एंग्जाइटी वाला इशू है, ये अपने सेहत के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद है। हालांकि सेहत इनकी 100% ठीक लगती है। जो उन्होंने टेस्ट कराए वो सारे ठीक ठाक थे। वो कहते हैं जी कमज़ोरी है, चला नहीं जाता, ये एक बहाना है, कमज़ोरी है। आपकी कमज़ोरी चलने से ठीक होती है। आप जितना रोज़ाना चलेंगे आपकी टांगों में जान आएगी, पट्टे बनेंगे टांगों के, फेफड़े आपके खुलेंगे, दिल आपका खुलेगा, जिस्म खुलेगा, मसल्स आपके ठीक होंगे, आप में शाशत वो खुशी आएगी, आपको खुद अच्छा फील करेंगे। चलना बहुत ज़रूरी है। हरकत में बरकत जो है ना वो यही है कि आप चलेंगे तो आप ठीक होंगे। इनके सारे मसले ये, इनके सारे टेस्ट ठीक है। 27 साल इनकी उम्र है, नौजवान है बिल्कुल। और ये जब फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, ये रोजाना चलना शुरू करें, 1 घंटा चलना शुरू करें, और हमें 1 महीने के बाद दोबारा फोन करके बताएंगे आपकी सेहत कैसी है, आप पहले से 100% फिट इंशाल्लाह हो जाएगी। सर खाने में भी आप इनको कुछ कहेंगे कि कुछ ये ऐड कर लें, जिस तरह के मल्टीविटामिन्स हैं, या डाइट अच्छी कर लें, या कोई यखनी पीना शुरू कर दें? इन्हें ये बिल्कुल कि ठीक जो है? दिन की खुराक है वो पूरी करें। कोई विटामिन खाने की जरूरत नहीं है। सही। विटामिन 80 साल के बाबे को खाने की जरूरत है, इनको खाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को विटामिन खाने की जरूरत है, जवान आदमी को विटामिन खाने की जरूरत नहीं है। विटामिन तो हम लिख के देते हैं, खा के देते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए। सही, ठीक है। आपके विटामिन जितनी आप खुराक खाते हैं, आपके विटामिन जिस्म में पूरे हो जाते हैं। और आप जो फालतू कैप्सूल गोलियां लेते हैं विटामिन के, वो आपके यूरिन में बाहर निकल जाते हैं, जिसमें कबूल ही नहीं करता, वो फालतू होता है, वो फालतू होता है। इसलिए आपकी जो भी खुराक है, जो फ्रूट है, मौसमी है, जो सब्जी है, उसमें आपके सारे के सारे विटामिन पूरे होते हैं। और विटामिन सिर्फ वो जिसका पेट खराब हो, बूढ़ा बंदा हो, कम खा रहा हो और उसका खाना कम हो, उसमें विटामिन पूरे नहीं होते, या बच्चा जो है उसकी खुराक जो ठीक नहीं होती, उसमें विटामिन नहीं होते। इन दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे विटामिन की जरूरत होती है। अदरवाइज बहुत कम जरूरत होती है कि आपको विटामिन की जरूरत हो। वो फिर डॉक्टर समझ आता है कि ये बीमारी ऐसी है जिसमें विटामिन की कोई जरूरत है, वो चंद दिनों के लिए विटामिन ले ले। अदर ज्यादातर मरीजों को विटामिन की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनको क्या पता सीलिएक डिजीज हो, जिसकी वजह से इनका मैदा जो है वो अपसेट रह रहा है, तो ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लें ताकि जो वो वाला मसला है इनका हल हो जाए। और आपने वो चीजें जो ऐसी चीजें होती हैं जहाँ आपको बार बार पेट खराब हो, डायरिया हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, या आपका वजन लूज कर रहे हो, और खाने पीने के बावजूद जो ऐसी चीज हो रही है, तो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ओपिनियन की जरूरत है। और आम डॉक्टर को भी नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो चंद क्रॉनिक डिजीज होती हैं जिसमें वाकई स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, उसको दिखाने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर जो मरीज होते हैं उनका एंग्जाइटी ही इशू होता है, ठीक है, उनका शक ही इशू होता है। उस शक को दूर करना, और बीमार ना होते हुए भी वो बीमार होते हैं। सर यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं और फिर इस पर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आबिद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर मेरा मसला ये है कि मैं कराची में रहता हूँ, और मुझे मेरी फादर को सीविया था, मतलब उन्हें फालिज हुआ था। वालदा को हार्ट अटैक हुआ था 74 में। ठीक है। लेकिन ये था कि मैंने अपने आप को स्विमिंग में, वॉक में, सब सेटिंग में रखी। लेकिन मेरी एज 70 है। अच्छा, माशाल्लाह। 70 साल। लेकिन मैं यंग बॉय, मतलब यंग बॉय हूँ, समझ लें आप। I can tell from your voice। ठीक है। मैं मतलब जी अब मेरा कोलेस्ट्रॉल जो था ना 265 निकला इस मरतबा। 1 महीना हो गया मुझे गोली खाते हुए, 20 mg लेपेजिट। ठीक है। उससे मेरे पट्टों में दर्द हो रही है, वीक है। लेकिन मैं दवाई कोई नहीं, बस एक गलती है मेरी कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। बाकी मेरा सब सेट है, खाने पीने में जो मर्जी खाता हूँ, वॉक करके सेट कर लेता हूँ, स्विमिंग करके सेट कर लेता हूँ। वेट मेरा जो है 58 है। सही है, ठीक तो है। इसमें ये बताएं, पट्टों के दर्द के लिए कोई दवाई तो ना लें? जो विटामिन तो सारे यूरिन से निकल जाते हैं, विटामिन का फायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया था।
जी, और आपने कहा कि एक गलती कर रहा हूँ, ये एक गलती जो है ये सबसे बड़ी गलती है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल 50 किया। साल हो गए पीते हुए, नहीं छूट रही, क्या करें? जी, बिल्कुल वैलिड बात है आपकी, इसका छूटने का कोई तरीका बता दें, बिल्कुल। छूटने का कोई तरीका बता दें ये डॉक्टर। अभी बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जी सर, बड़ा वैलिड इनका सवाल है और फिर वो स्मोकर हैं और बड़ा मुश्किल होता है स्मोकिंग को छोड़ना। जी, तो इनकी कुछ बात आप देखें, टिप्स भी कुछ दें कुछ इस पे। स्मोकर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें आप बताएं कि ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है स्मोकिंग, और उनका क़ुव्वत इरादी जो है इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अगले दिन फैसला कर लेते हैं कि सिगरेट नहीं पीना, तो वो सिगरेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते रहते हैं कम करेंगे, रमज़ान का इंतज़ार करेंगे, रमज़ान में हम बंद कर देंगे, फिर रमज़ान ख़त्म होता है दोबारा शुरू कर देते हैं। रमज़ान अभी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह रमज़ान होगा, तो उसमें से ये होता है कि आप जब वो 12 घंटे नहीं पीते तो आप सब्र कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप छोड़ सकते हैं। तो रमज़ान वाकई एक अच्छा महीना होता है, बरकत और रहमतों वाला महीना होता है, जिसमें ये काम भी आप छोड़ सकते हैं कि सिगरेट नोशी बंद कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत कुछ मरीज़ों के लिए वाकई सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल, डिपेंडेंट होते हैं, एडिक्टिव है, निकोटीन है, जिसमें जब कम होती है क्रेविंग होती है, दिल करता है कि पिएं, जब वो कमी होती है उसके लिए हमेशा जो है वो एंटी स्मोकिंग जो है वो क्लिनिक्स होते हैं या काउंसलिंग होती है, वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो आपको काउंसल या आपको मशवरा देते हैं कि आपने सिगरेट को कैसे बंद करना है। ठीक है। फिर कुछ दवाइयाँ इसको होती हैं, कुछ निकोटीन पैचेस होते हैं, कुछ निकोटीन गम्स होती हैं, वो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिसको क्रेविंग ज़्यादा हो तो उसके पास च्युइंगम पड़ी हो निकोटीन वाली, तो मुंह में रख के तो इतना निकोटीन का वो लेवल उसका आ जाए तो क्रेविंग ठीक हो जाती है। इसी तरह जो कुछ दवाइयाँ हैं जो कह, लेकिन उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि कोशिश ये होती है उनको ना ही प्रिस्क्राइब किया जाए, कोशिश ये किया जाए काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी करके इसको कम किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ वो एंटी कॉन्सेप्ट ही स्मोकिंग नहीं क्लिनिक्स है बड़े कम हैं और और क्लिनिक्स काउंसलिंग भी बड़ी नहीं है। कम है। इसके लिए एक प्रिवेंटिव जो मेडिसिन है उसमें उसका बड़ा रोल है कि हमारे अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में भी स्मोकिंग कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए काउंसलिंग हो और एडवाइस वहाँ से मिले सर। स्पेशल। और जो इनको दर्दें हो रही हैं दवाई इस्तेमाल करने की वजह से, फटे देखिए हमारे यहाँ ये दवाई देखिए लिपिगेट इन्होंने कहा जी 20 मिलीग्राम कम कर रही है, देखिए बाहर वेस्ट में 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम लेते हैं। वो कई दफ़ा सोच के कि मैं 20 मिलीग्राम कर रहा हूँ तो पट्ठे में दर्दें होती हैं, 70 साल की उम्र में दर्दें होती हैं पट्ठों में। कई दफ़ा सर्वाइकल स्पाइन की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन के मोरे तंग हो जाते हैं, कई दफ़ा कमर के लंबर में, नीचे कमर में आपके मोरे तंग हो, उससे दर्दें होती हैं। तो हम कहते हैं दवाई की वजह से दर्द होती है, दवाई की वजह से दर्द नहीं हो रहा होता, वो ज़्यादातर आपके स्पॉन्डिलोसिस और नीचे जो लंबर और सर्वाइकल उसकी वजह से होता है। तो उसमें से एक्सरसाइज हैं, चंद एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, उससे अब एक मौसम आ रहा है स्विमिंग से ये सारी दर्दें ठीक होती हैं। वॉक करें, कम से कम 1 घंटा वॉक करें, शोल्डर की एक्सरसाइजेज, बाजू की एक्सरसाइजेज, टांगों की एक्सरसाइज वो करें, तो ज़्यादातर एक्सरसाइज जो है उसी से ही दर्दें ठीक हो। देखिए मुझे, मैं अपनी मिसाल यहाँ देता पर हूँ। कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, मैं साजिद सफ़ी रावलपिंडी मुस्लिम टाउन से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मैं 55 इयर्स मेरी एज है। ठीक है। तो मैं जब वैसे नॉर्मली तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं तेज चलता हूँ या मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े तो मुझे ये ना ये लेफ्ट साइड पे ना हार्ट बिल्कुल जो है इसको मुझे पेन होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर मुझे जो है ना आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, वो बिल्कुल टांगों से ना मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मतलब कुछ फॉर सम टाइम ना। ये बताइएगा किसी को चेक करवाया है इस हवाले से आपने? जी चेक नहीं करवाया मैंने RIC में। वो कहते हैं कि जी आपका हार्ट का इशू नहीं है कोई, मतलब उन्होंने इको वगैरह भी मेरा किया था और ETT हुई थी। ठीक है, ETT हुआ है आपका? जी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट हुआ है आपका? हाँ, ETT भी हुआ था, वो बहुत पहले हुआ था वहाँ पे जो है ना AFIC में जो है आर्मी। कितना अर्सा पहले हुआ था और टेस्ट में क्या आया था? उसमें भी वो कह रहे थे कि आपका हार्ट का इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे ना मेरा जबड़े में दर्द जाता है और फिर सर में, और मेरा BP भी हाई रहता है, और ये जो है ना मुझे अभी भी जो है ना मुझे सर में जो है वो तकलीफ हो रही है। ठीक है, ये बताइएगा कि वजन ज्यादा है आपका, तंबाकू नोशी करते हैं, शुगर है आपको? नहीं, शुगर भी नहीं है, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल खुराक लेता हूँ, कोई मैं होटलिंग वगैरह कोई बिल्कुल मतलब है ना, मैं बिल्कुल इस मामले में। वॉक वगैरह करते हैं? खानदान में किसी को दिल का मसला है?
खानदान में भी कोई दिल का मसला नहीं है। ठीक ये है कि मेरे फादर को जो है ना वो ट्यूबरकुलोसिस से उनका जो है ना वो डेथ ठीक हुई है। थी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी जी, आई थिंक इनको जो सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं ये तो दिल के सिम्टम्स के हैं, ये हैं, एंजाइना है, ये इनको दिल की, उन्हें चाहिए कि अपनी एंजियोग्राफी करवाएं। ठीक है। और एंजियोग्राफी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, और इनको जो तकलीफ हो रही है ये दिल की तकलीफ हो रही है, बिल्कुल। इसमें मेरी दूसरी कोई राय नहीं है। इन्हें चाहिए कि कई दफ़ा ईटीटी आप करवाएं तो 40% ईटीटी भी मिस करती है, तो उसमें नेगेटिव आती है क्योंकि चेंजेस नहीं आई। तो इनको चाहिए कि अपनी सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी प्रॉपर जो आई थिंक एंजियोग्राफी करवाएं, और एंजियोग्राफी में पता चलेगा इनकी कितनी नालियाँ बंद और क्या करना है। इन द मीन टाइम डॉक्टर साहब से मशवरा करके अपने एंजाइना के लिए दवाइयाँ ज़रूर लिखवा लें, जिसमें एंजियोसिड्स मान कीजिए रखने वाली गोली जो है इनके पास ज़रूर होनी चाहिए। डिस्प्रिन जो है उसको आप रोज़ाना लें, साथ वो नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर डॉक्टर साहब जो एडवाइस करेंगे उस हिसाब से दवाइयाँ लें, और डॉक्टर साहब को कह के या RIC में जाके या AFIC में जाके आप बेशक अपनी एंजियोग्राफी करवाएं। बिल्कुल, जो नेचर ऑफ पेन ये बता रहे हैं वो दिल की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है, और हम हमेशा से ये कहते हैं नाजरीन कि बाज़ औक़ात टेस्ट भी मिस कर रहे होते हैं, तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप रिपीट करवा लें और एक सेकंड ओपिनियन जो है वो ज़रूर ले लें, जिस तरह कि आपने कहा। सर, कमिंग बैक टू स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स जिनकी हम बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है, और सर मुझे पता है क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, तो हमेशा से मैं सोचती हूँ कि चाय छोड़नी है, लेकिन चाय छोड़ना इतना मुश्किल है तो स्मोकिंग तो फिर बहुत ही मुश्किल काम है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम इमरान खान है, इस्लामाबाद से G8 से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जिन लोगों को हार्ट का तो प्रॉब्लम हो, लोअर हो या ज्यादा हो, या शुगर हाई ब्लड प्रेशर हो, उनके लिए तो रिकमेंड किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वॉक करे। ठीक है। उनके अगर वो मरीज उनका ऑर्थोपेडिक इशू भी हो, उनका घुटने का मसला हो और वो वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए क्या एक प्रोसीजर है या क्या तरीका है कि वो अपने आप को मेंटेन भी रखे और वर्जिश भी करे, और जो उसके साथ जो है ना अपनी मामलात भी करे? क्योंकि मेरा मसला है तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरा ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का भी होता है और वेट का भी ज्यादा है, लेकिन मेरा असल में ये इसका भी है, ये घुटने का भी मसला होता है। अच्छा, ज्यादा वॉक भी नहीं कर सकता। वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? जी, वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? मेरा वजन है ज्यादा, तकरीबन 119 प्लस है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा मसला ये कि मैं वॉक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा असल में ये कभी मसला है ठीक है घुटने का, तो उसके साथ फिर क्या हम एक और तदाबीर करेंगे, कोई और एक्सरसाइजेज वगैरह? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी जी, वजन ज्यादा है उस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते? वजन ज़्यादा है या जोड़ों की तकलीफ हो, चल ना सकते, एक तो तरीका ये होता है कि आप दवाइयाँ जोड़ों की लेके जितनी भी आराम से वॉक कर सकते हैं वो वॉक कर लें, वरना जिनको जोड़ों की ज़्यादा मसला हो उनके लिए स्विमिंग बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज ठीक है। है। हाँ, उसमें स्विमिंग में जो आप उस पूल में, स्विमिंग पूल में चलते रहें तो वही आपकी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप स्विमिंग करें तो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, वो कर सकते हैं। या आप जिम में जाके जो चंद एक्सरसाइज है जहाँ पे जोड़ों को कम इस्तेमाल होता है वहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्रेनर जो जिम का होता है वो आपको गाइड करता है जी कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है, ये आपके जोड़ को नुकसान पहुँचाएगी, ये आप ना करें। ये एक अच्छे जो है जिम में जाके ये कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आगे से मौसम जो है वो गर्म आएगा, उसमें स्विमिंग शुरू कर दें और स्विमिंग पूल के अंदर वॉक शुरू कर दें। अगर स्विमिंग नहीं भी आती तो वॉक शुरू कर दें, तो उससे आपको आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है और आपके लिए बेहतर हो जाता है। सर, आई एम ग्लैड यू टॉक्ड अबाउट इट, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है कि जिन लोगों को जोड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्विमिंग पूल में जाके वॉक करते हैं, और जब पानी में आप होते हैं तो फिर आपके जोड़ों की मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाती है, वेट नहीं पड़ता उन पे। हाँ जी, वेट नहीं पड़ता उन पे, और आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और सर, ये वाइस वर्सा है कि जिस तरह से इनका वजन ज़्यादा है उसकी वजह से इनके जोड़ों के दर्द जो है वो इनको हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनके जो जॉइंट्स हैं उसकी वजह से ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनका वेट जो है वो गेन हो रहा है। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? मैं नादिया बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी, सवाल पूछिएगा। मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना था। वो अर्थराइटिस की काफी ज्यादा है, तो उनको डॉक्टर ने अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए काफी सारी मेडिसिन देते हैं, लाइक जो हड्डियों को रिपेयर वगैरह करती है। तो उसकी वजह से उनका साइड इफेक्ट ये हो गया था कि बीपी बहुत हाई होने लग गया था, शायद कैल्शियम की वजह से या क्या चीज इंक्रीज हो गई थी। अच्छा, ठीक है। लेटर
मतलब शॉर्ट स्टोरी इस तरह से है कि उनका ना बीपी एकदम हाई हो गया, तो कोवाम प्लस लेने लग गई हैं अभी। अच्छा। तो 6 से 7 को ले रही है इंड्राल, लेकिन अभी भी ना वो क्योंकि ये बहुत हाई डोज है इसकी, बीपी मेंटेन होना मुश्किल हो रहा है। वो भी काफी मतलब करती है कि इतनी हाई मेडिसिन में ले रही हो तो बीपी फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है। इको और ईसीजी उनकी करवाई थी, वो भी नॉर्मल है। अच्छा। उसमें भी कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई इस तरह से ब्लड प्रेशर कितना अभी होता है उनका? उनका अभी 150 तक चला जाता है अगर ये कोवाम प्लस और इंड्राल नहीं लेती तब। ठीक है। और क्यों नहीं लेती? लेनी तो चाहिए ना उनको। नहीं, वो कंटिन्यूसली पहले रेस्टोरेटिव लेती थी, मतलब वो ना पिछले 15-20 इसी के इलाज कर रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर का और आर्थराइटिस का और स्टमक। और वजन क्या ज्यादा है उनका? वजन उनका 60 है। अच्छा ठीक है। खाने में एहतियात करती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए? बहुत ज्यादा, जी बहुत ज्यादा एहतियात करती है। सॉल्ट का इंटेक भी बहुत लिमिटेड है। वे पिछले दिनों सॉल्ट इतना कम कर दिया था कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा बहुत सोडियम लिया करें। अच्छा। तो सॉल्ट इंटेक भी कम है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बिल्कुल सारे नॉर्मल टेस्ट। बस ये कि बीपी की नहीं समझ आ रही कि ये हाई हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए ये अब 2 मेडिसिन ले रही है, कोवाम प्लस। बताइएगा, गुर्दों के टेस्ट हुए हैं, वो ठीक आए हैं? गुर्दों की भी टेस्ट सारे ठीक है और सेकंड उनकी हार्ट बीट बहुत तेज रहती है। अच्छा, मतलब उनकी 90 अबाव तक उनकी हार्ट बीट रहती है, तो वो काफी परेशान हो गई कि हार्ट बीट मेरी काफी ज्यादा तेज हो रही है। दिल के टेस्ट वगैरह कोई हुए हैं या नहीं? दिल की नहीं हुए, बस ईसीजी और इको करवाई थी, वो नॉर्मल है। वो डॉक्टर से हमने चेकअप करवाया है तो वो नॉर्मल है। ठीक है। ईसीजी और इको। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो काफी वो भी इम्प्रेस है, तो कह रही थी कि मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी ज़रूर, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी, सबसे पहले तो इनके लिए ज़रूरी है कि अपनी दवाइयाँ रोज़ाना लिया करें। ये दवाइयाँ बीच में बंद कर देती हैं, कहती हैं खाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र के लिए होती है और आपने कब्र तक ये दवाई लेनी होती है, तब जाके ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसी में से जो इन्होंने दवाइयाँ बताई, इसी में इंड्रोल है जो कि दिल की धड़कन के लिए है। वो अगर खाती रहेंगी तो दिल की धड़कन कंट्रोल रहेगी। हाँ, इनका ये है कि वो जो घुटनों वाले या आर्थोपेडिक या रिमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर साहब हैं जोड़ों वाले, उनके पास जब जाते हैं तो उन्हें बता दें कि जी जब दवाइयाँ लेते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें सोडियम वोडियम ऐसे होता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, दर्द की दवाइयाँ जो है। तो वो फिर वो दवाइयाँ लिख के देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर ना हो, दवाई बदल देते हैं। और साथ ही साथ कई दफ़ा स्टीराइड वो साथ दे देते हैं। तो जो स्टीराइड्स हैं वो उससे भी ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और शुगर ख़राब होती है। तो ये डॉक्टर साहब जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो जोड़ों वाले हैं, उनको ये चीज़ बताएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। दूसरा, अपनी दवाइयाँ ये बाकायदगी से खाया करें। सही। और पेशेंट खुद ही डिसाइड कर लेता है कि ये बहुत हाई डोज है, हालांकि वो डोज जो होती है वो उस मरीज़ के लिए बिल्कुल ठीक होती है और डॉक्टर सोच समझ कर ही वो दे रहा होता है, तो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। मैम मैं ये कह रही थी कि मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। अच्छा, कितना रहता है? 240 ऊपर का और 140 नीचे का। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा है। दवाई इस्तेमाल करती हैं कोई? मेडिसिन ना, मेरा सांस का प्रॉब्लम बहुत हो गया है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रही हैं? मैं मेडिसिन यूज कर रही हूँ ये। अच्छा, नाम शायद आपको अभी नहीं पता। एस्थमा तो नहीं है आपको? वजन ज़्यादा है क्या आपका? ये दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। 86 है। अच्छा ठीक है। दमा है? दमा है आपको? एस्थमा है? एस्थमा है। एस्थमा है, ठीक है। अच्छा, तो कोई वॉक वगैरह आप करती हैं? इनहेलर इस्तेमाल कर रही हैं आप? नहीं, इनहेलर नहीं, उसके नेबुलाइज वगैरह कर लेते हैं। अब ये है कि वजन वॉक का ये है कि मैं टांगों में इतनी वो नहीं है। दवाई ब्लड प्रेशर की दवाई बताएं जो ले रही। ठीक है, दवाई आप बता सकती हैं कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं ब्लड प्रेशर की? अच्छा चलें, ठीक है। दोबारा से बताइएगा, हमें समझ नहीं आई, अगर आप बता सकें तो। अच्छा, आपकी आवाज़ कट गई है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, वज़न ज़्यादा है, एस्थमेटिक हैं और इनहेलर नहीं इस्तेमाल कर रही हैं और
इनको थोड़े से देखिए problems इनकी हो रहे हैं। अब बात करते हुए इनकी सांस खराब हो रही जी। थी और आवाज़ बैठ रही थी, तो इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, 240/140। Very देखिए dangerous। 120 से ऊपर है तो ये तो एक तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का हम कहते हैं, और इसमें से किसी वक्त दिमाग की रग फट सकती है, आप बेहोश सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, आंख की नज़र जा सकती है। तो उन्हें चाहिए कि ये 240 से 140 के साथ किसी अस्पताल में जाए, इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट बहुत कराएं। और अगर dangerous घर है में ये। इनके कैपुटिन की टैबलेट है, कैपुटिन की गोली है, तो वो एक गोली ज़ुबान के नीचे रखें, उससे इनका ब्लड प्रेशर सेटल हो जाएगा। और जो दवाई बाकायदगी जो लिख के दी है डॉक्टर ने, वो बाकायदगी से खाती हैं कि नहीं खाती। इनका भी यही है कि इनको अगर अस्थमा है तो दमे की साथ दवाइयाँ मिल रही होंगी, हो सकता है साथ स्टीरॉयड मिल रहे हो, डेल्टा कार्टर स्टीरॉइड्स या पर ऐसी थी मिल रही हो, ये, और जी। उससे भी ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला जाता है, शुगर ऊपर चली जाती है। तो दोनों डॉक्टर साहब को जो दमे का इलाज कर रहे हैं और जो ब्लड प्रेशर उनके पास जाएं, आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, हम आपको टीवी पे बैठ के सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपका मसला इतना पेचीदा है कि उसमें फिर आपको डॉक्टर को बाकायदा दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और एक जो कॉन्सेप्ट है फैमिली फिजिशियन का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ये होता है कि ख़ुद ही पेशेंट मैनेज कर रहा होता है, तो कोई एक डॉक्टर आप रख लें जिसके पास आप जाते हैं, वो आपके सारे टेस्ट जो है वो उनको देखेगा, आपको फॉलो अप करेगा और आपको बताएगा कि अब आपको किसके पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी बीमारी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अस्थमा भी है, वेट भी गेन हो रहा है, स्टेरॉइड्स पर आप हैं, दिल का भी आपको इशू हो रहा है। तो सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक जो फैमिली फिजिशियन है वो किस कदर देखिए अहम ये होता है? ये अच्छी बात आपने की। देखिए हम जहाँ किसी जगह पे रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वहाँ आपके नज़दीक एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है, एक फैमिली फिजिशियन, एक डॉक्टर होता है जो साल से चल रहा होता है, आपके बुज़ुर्गों को देख रहा होता है, आपके बच्चों को देख रहा होता है। वो होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको इस तरह का कोई इशू हो तो फ़ौरन उसके पास पहुंच जाएं, और वो आपको जब इस तरह की बीमारी हो तो एक तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको दे दे, और फिर साथ ही साथ आपकी दवाइयाँ शुरू कर दे, और अगर उसकी दवाइयों से आराम ना आए तो वो मुनासिब समझे तो किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज दे जहाँ पे उसका मुनासिब इलाज हो सके। लेकिन एक फैमिली फिजिशियन ज़रूर होना चाहिए आपके घर के नज़दीक। जो भी डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, देखें क्वालिफाइड है कि नहीं है, MBBS रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, PMDC का रजिस्टर्ड बंदा हो, उसके पास आप चले जाएं, उससे आप इलाज करवाएं। और अगर वो जब अपना इलाज करे और आपका जो है मर्ज़ ठीक ना हो रहा हो और वो मुनासिब समझे तो फिर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज दे, तो फिर वो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। लेकिन आपके जो शुरू के मसले हैं, चाहे आपके कोई भी मसला है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का है, शुगर का है, बुखार है, पेट ख़राब है, छाती का मसला है, वो आपका शुरू में इलाज करो, और फिर जब वो मुनासिब समझे तो स्पेशलिस्ट के पास भेज दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है, जिस तरह कि सर ने भी कहा कि एक GP या जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन आपका होना चाहिए जिसके पास आप शुरू में जाएं, और वो फिर आपको जो है वो रेफ़र करेगा किसी भी स्पेशलिस्ट के पास। उसको आपकी बेसलाइन हिस्ट्री सारी पता होती है, और इसी तरह जब आप अपने बच्चों को भी उसके पास लेके जाएंगे तो उसके पास एक फ़ैमिली हिस्ट्री होगी सारी, कि पेरेंट में क्या मसाइल थे, बच्चे को क्या मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है कि लोग खुद ही स्पेशलिस्ट के पास जा रहे होते हैं। इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमारा मैसेज आपको यही है कि ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, और इससे आपके बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होंगे। और ख़ुद से भी कोई टेस्ट मत करवाया करें जब तक कि डॉक्टर आपको नहीं कहता, और वही डॉक्टर जो कि लिख के दे रहा होता है टेस्ट, उसी के पास टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो उसी से चेक करवाया करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।